तो चैप्टर 4 है ऑल्टरनेटिव सेंटर पावर है, और जैसे अभी फ़िलहाल 3 हमने स्किप किया है, कुछ शॉर्ट ही नहीं है। जहाँ तक जो एक्चुअली में सीबीएसई वाला आया उसमें तो खैर ये चैप्टर नहीं कराना है, बट लेट्स सी। ओके, तो ऑल्टरनेटिव सेंटर पावर है, रिवीजन मोड पे चल रहे हैं, बट आराम आराम से ही कराऊंगा। और इसमें आपको जो है आप ये देखते हैं, मैंने आपको सेकंड चैप्टर अभी जस्ट पिछली क्लास में जब ख़त्म कराया था तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि कैसे जो है इंडिया और रशिया ने जो है ऑल्टरनेटिव सेंटर पावर की यानी मल्टीपोलर सिस्टम की भी डिमांड करी थी कि वो चाहते थे कि मल्टीपोलर सिस्टम हमारा होना चाहिए। तो मल्टीपोलर सिस्टम एक्चुअली में फिर बना भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 इकॉनमीज़ के बारे में पढ़ते हो, बेसिकली यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ रहे हो, और उसके बाद जो है आप चाइना के बारे में पढ़ते हो, आसियान के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है इसमें अच्छा इसमें नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, इन सब में आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ ओके। तो सीधा पेज नंबर 52 पे आ जाइए। यूरोपियन यूनियन क्या था? अब ये तो हमें देखो अच्छे से पता था कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट जैसे ही हुआ साथ साथ जो है यूरोपियन यूनियन हमारी फॉर्म हो गई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों था? क्योंकि यूरोप सबसे बड़े क्राइसिस में था। हाफ ऑफ द यूरोप जो है वो नाटो के साथ था, हाफ ऑफ द यूरोप जो है वो वॉर्सो के साथ यानी यूएसएसआर के साथ था। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन 1991 के बाद इकट्ठा हो गया, और इसने अपना जो है कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन जो है करेंसी के ऊपर बात करी, फाउंडेशन था, पार्लियामेंट के ऊपर भी बात इनकी करी गई थी। तो वही सब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन क्या था? तो कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारे सामने एंड हुआ तो कई यूरोपियन लीडर्स के सामने यही क्वेश्चन आया कि यूरोप के लिए क्या करें, और क्या जो है हम पुराने जो हमारी दोस्ती यारी थी उन लोगों के पास चले जाए, क्या जो है हम अपने आप खुद फॉर्म कर ले, किस तरीके से करें, कुछ नहीं पता। एंड पुराने जितने भी स्ट्रक्चर्स या एजम्पशंस ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। 1945 में यूरोप के अंदर जो है इकॉनमीज़ इनकी बिल्कुल रूइन हो चुकी थी, और ये भी देखा जा रहा था कि जिस स्ट्रक्चर में यूरोप या फिर बाकी सारी कंट्रीज़ बनी हुई थी वो सब भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र आ रही थी। अब यूरोपियन इंटीग्रेशन जो है इन्होंने बताया कि इट वाज यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। तो जैसे ही हम अगर यूरोप इंटीग्रेशन के बारे में बात भी करते हैं तो आप ये देखते हैं कोल्ड वॉर शुरू हो गया था 1945 से 1991 तक ये चला था, और इस दौरान जो है अमेरिका ने मैसिव फाइनेंशियल हेल्प जो है यूरोप की इकॉनमी को करी थी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड एज मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान 1 और 2 में आकर आता है, पहले भी मैंने आपको ये बता रखा था, ठीक है। और इसमें फाइनेंशियल हेल्प मिली यूरोप को। यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नाटो, ये भी हमने पढ़ लिया था। नाटो में वेस्टर्न वाले जितने भी यूरोप कंट्रीज थी वो इसके अंदर आ गई थी, नाटो के अंदर। और मार्शल प्लान के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट OEC was established in 1948 to channel aid to वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, ठीक है। ये देखने को मिला था। एक सेकेंड, हाँ ओके। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि मार्शल प्लान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना। पेज नंबर 52 पे गोरांगी सेकंड पैराग्राफ है, इस पे है। और ये 1948 में बना ताकि वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को थोड़ा सा फंड मिल जाए, अपना काम कर सके। ये एक ऐसा फोरम बना जहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो है कोऑपरेट करते थे ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर। तो अब ये देखो फ्लो है इसका। मार्शल प्लान था, मार्शल प्लान के अंदर OEC बना 1948। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्कर है। ये 1948 है, वो मिसप्रिंट होगा वहाँ पे। 1948 है, ऊपर है, ऊपर OEC ऊपर लिखा हुआ है ना, 48 है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फोरम बना जहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट इकोनॉमिक कोऑपरेट कर सकते थे ट्रेड और इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में। फिर काउंसिल ऑफ यूरोप बना, इसके बाद ही बना था ये, जो कि 1949 में बना। ये एक अनदर स्टेप था टुवर्ड्स पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ठीक है। अब इकोनॉमिक वाला तो काम कर रहे थे बिकॉज कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाना है, तो बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं। ये लोग जो है इन्होंने फिर दोबारा अपने आप को शिफ्ट किया पॉलिटिकल के टुवर्ड्स। द प्रोसेस of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step leading to the formation of European Economic Community in 1957। तो अब ये देख रहे हो मार्शल प्लान के बाद OEC
उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप के बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना 1957 में, और दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन द फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। एंड फाइनली जब ये सब हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, सब चीज़ें बिखर गई और यूरोपियन पार्लियामेंट की तैयारी भी हो गई थी, तो यूरोपियन यूनियन को 1992 में इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हुए। इसका फाउंडेशन जो था वो कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, होम अफेयर्स एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी के ऊपर था। इसके ऊपर ये काम कर रहे थे। तो और ये 1 and 2 मार्कर का ही क्वेश्चन है कि क्या इसका फाउंडेशन था और कब फॉर्म हुई थी यूरोपियन यूनियन, ओईसी, मार्शल प्लान क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी चली जाती है ईयर्स के साथ, तो आप ये याद रखिएगा। अब इसमें इन्होंने यही बोला कि नेक्स्ट जो पैराग्राफ पढ़ते हैं वहाँ से आपका 6 मार्कर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कवर होता है, कभी 4 कभी 6, इस तरीके से क्वेश्चन कवर होता है। और वो इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। तो आप ये पीछे देख रहे हो, पीछे जो भी अभी हमने कहानी पढ़ी मार्शल प्लान से, वो इकोनॉमिक था। तो यूरोप शुरुआत करता है इकोनॉमिक यूनियन से, कन्वर्ट हो जाती है पॉलिटिकल यूनियन में, जो कि ऑलरेडी इन्होंने देखा कि यूरोप का जो है पार्लियामेंट वगैरह और यूरोपियन यूनियन बनना शुरू हुआ था। तो यूरोपियन यूनियन ने ऐसा ही किया है, एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई आती है 6 मार्कर। यूरोपियन यूनियन कैसे इवॉल्व किया है अपने आप को, कहते हैं ईयू जो है एक तरीके का नेशन स्टेट की तरह काम करता है, वाइल द अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईयू हैव फेल्ड। इसके बावजूद भी कहते हैं इसका अपना फ्लैग है, इसका अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, इसकी फॉर्म कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। यूरोपियन यूनियन इज ट्राई टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द अर्स्टवाइल सोवियत ब्लॉक। तो इसमें इन्होंने ये भी किया कि अपने एरियाज़ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी गई, जो सोवियत ब्लॉक में थे उनको अपने पास लेने की कोशिश करी गई। एक्चुअली में आप ये देखते हो तो न्यू मेंबर्स आप अपने मैप में देखोगे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, ये सारे न्यूअर मेंबर्स हैं जो कि पहले एक्चुअली में यूएसएसआर के साथ थे। ठीक है, ये चीज़ थी। प्रोसेस इतना ज़्यादा इजी नहीं था, ठीक है, और इनफैक्ट ये भी था साथ के साथ कि फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक इन गिविंग द ईयू पावर्स दैट वर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर कंट्री। तो ये भी बोल रहे थे कि ना हमें कोई भरोसा नहीं है कि भैया जो है हम जो है ईयू को जो है ये मेंबरशिप अपनी दे दें, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे या ईयू जो है सारे काम संभाले, तो ऐसे आई रिमेंबर, ठीक है, तो मैं नांगल राय स्टेशन पे जाता था तो वो बोलते थे कि सरदार जी खड़े रहते थे तो मोमबत्ती बेचते थे वहाँ से, तो वो कहते थे 10 रुपये की 4 मोमबत्ती, लाइट का कोई भरोसा नहीं। पुरानी बात है, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली बहुत टाइम से बेचारे वो अंकल आते थे वहाँ पे, सबका अपना आता है। तो ईयू के ऊपर कोई भरोसा नहीं, हम नहीं करेंगे अपनी कंट्री के साथ मिलन, ईयू का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसा भी उनके साथ ये प्रॉब्लम लगती थी। सो देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशंस अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द ईयू। तो इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने भी काम कर रहा था कि आप क्या नहीं, हम आप क्या सोचोगे कि हम आपको नहीं बुला रहे या कुछ भी ऐसी चीज़ें, या आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम भी आपको नहीं बुलाना चाहते। तो ईयू ऐसा भी कुछ बोल रहा था। तो ईयू का फर्दर उन्होंने बोला, ये थोड़ा सा इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं इकोनॉमिक से पॉलिटिकल वर्क पे। ईयू जो है इकोनॉमिक भी था, पॉलिटिकल भी था, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस ये शो कर रहा था। ये भी क्वेश्चन आपका 4 and 6 मार्कर कवर होता है कि कैसे 4 डायमेंशंस के ऊपर या एरिनास के ऊपर इसने जो है काम किया। तो कहते हैं ईयू वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है, इसका जीडीपी $17 ट्रिलियन है 2016 में, नेक्स्ट टू दैट ऑफ यूएसए। इसका करेंसी जो यूरो जो है वो यूएस डॉलर को जो है थ्रेट दे सकता है। ये भी क्वेश्चन अलग से कवर हो जाता है कि हाउ कैन यूरो बी अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। तो ऐसा माना जाता है आगे के टाइम पे। एंड इसका शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएस, अलाउंग इट टू बी मोर assertive in trade dispute with US and China. Its economic power gives it influence over its closest neighbor as well as in Asia and Africa. तो थोड़ा सा इसका डोमिनेंस रहता है, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स है या कोई लड़ाई झगड़ा उसमें सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। एशिया और अफ्रीका में इनका भी डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। एंड इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी इनको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि लेटर ऑन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इनको सीट मिली तो यहाँ पे भी इनका जो है इम्पॉर्टेंट ब्लॉक की तरह इन्होंने काम किया, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस शो किया और ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह जो भी कोऑर्डिनेशन करना था वो सारी चीज़ें करी।
तो कहते हैं इसीलिए साथ के साथ ये तो इन्होंने पीछे बता दी, ईयू का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है। 2 मेंबर्स ईयू के, ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो परमानेंट सीट्स लेके बैठे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ब्रिटेन तो रानी ब्रेग्जिट हो गया, मैंने आपको बताया था, ऑल दो खैर यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अभी आई थिंक न्यू मटेरियल जो है उसमें थोड़ा सा बता रखा है। ईयू जो है उसके सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसकी वजह से ईयू जो है काफ़ी यूएस की पॉलिसीज़ को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड सच एज करंट जो प्रोग्राम है यूएस का और एनहांस न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशंस रादर देन कोऑर्जन एंड मिलिट्री फोर्स हैज़ बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ डायलॉग विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ईयू ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक नेगोशिएशंस करके, इन्फ्लुएंस करके, इन्वेस्टमेंट करके, या बिना किसी दबाव के जो है, चाइना हो या बाकी सारी कंट्रीज़ हो, उनके साथ मिल बैठ के काम किया है, डायलॉग्स किए हैं, और अगर कोई कंसर्न रहता है तो उसको सॉर्ट आउट कराने की भी कोशिश करी है। तो ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। मिलिट्रीली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जैसे चौथा एस्पेक्ट है, ईयूज कंबाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, कंबाइंड, नॉट क्योंकि ईयू में सारी कंट्रीज हैं, बट अगर कंबाइन करा जाएगा तो उसका सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये क्या कहते हैं, इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस। 2 EU member states, Britain and France, also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads. It's also the world's second most important source of space and communication technology. तो ये 4 एरियाज हैं, ठीक है, इन्होंने बताया। 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का इस पर स्पेंडिंग है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इनका है। तो ये 4 एरियाज है जहाँ पे EU का इन्फ्लुएंस रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने क्या बोला कि EU जो है एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ EU जी सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है। तो आपको जितना भी हमने पीछे किया, एक पॉलिटिकल वन से इकोनॉमिक में कैसे कन्वर्ट हुआ, डोमिनेंस क्या है, तो सारा आंसर पे कवर होता है ये पूरा। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि सुप्रा नेशनल इज बियॉन्ड जाके इन सब चीज़ों के अलावा जो है और क्या करता है ये। तो EU is able to intervene in economic, political and social areas, but in many areas its member states have their own foreign relation and defense policy that are often at odds with each other. एक सेकेंड हाँ, ओके, सॉरी। तो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने ये बोला, अब एक्चुअली मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ना, जैसे यूरोपियन यूनियन में जो जितने भी स्टेट्स हैं वो सारी कंट्रीज़ हैं, तो कंट्रीज़ की अपनी फ़िलासफ़ी होती है और कंट्रीज़ की अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ है, तो वो अब उनका ना कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि उनका फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हमारी तो यही है, हमारी तो वही है। तो इनफैक्ट आप देखते भी हो, पुराने टाइम पे इटली वाले, जर्मनी वाले आपस में लड़ रहे होते थे, फ्रांस वाले लड़ रहे होते थे, यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है बट आपस में ही लड़ते थे। सो इसमें यही बोला कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर थे, ही वॉज अमेरिका पार्टनर्स इन द इराक इन्वेजन एंड मैनी ऑफ द EU's न्यू मेंबर मेड ऑफ द US लेड कोएलिशन ऑफ द विलिंग, वेयर जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी। तो कुछ लोग इकट्ठे थे, जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका की पॉलिसी को जो है थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया। देयर इज ऑल्सो डीप सीटेड यूरोस्केप्टिज्म, डाउट है इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द EU's इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। तो लोग उस टाइम पे डरते भी थे कि यूरोप का इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा सही नहीं है, ख़राब है। तो जैसे इन्होंने बोला कि ब्रिटेन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, उन्होंने जो है UK को आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट रखा था उस टाइम पे, शुरू से ही अलग चल रही थी कि भैया हम आपके साथ नहीं हैं, अलग चलेंगे, और इनफैक्ट अब तो अलग ही हो गया है। तो डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेजिस्टेड द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ द यूरो एंड द कॉमन फॉरेन करेंसी। दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ EU टू एक्ट इन द मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। इसकी वजह से ये थोड़ा सा उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं कर लेती है। तो ये डेनमार्क स्वीडन मार्क कर लेना, 1 मार्क कर है कि किसने रेजिस्ट करी थी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, तो डेनमार्क ने करी थी एंड स्वीडन ने करी थी। एंड कई लोगों को जो है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी की डेफिनेशन नहीं लिखवा रखी है नए बच्चों की, तो वो प्लीज़ लिख लीजिए मास्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या थी। मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। So here I go. Maastricht Treaty, known formally as the treaty. Maastricht Treaty, known formally as the treaty. Maastricht Treaty, known formally as the treaty on European Union. Maastricht Treaty, known formally as the Treaty on European Union, which is an international agreement for the creation of EU या European Union, signed in 1991, for the creation of EU signed in 1991
द ट्रीटी क्रिएटेड यूरो, द ट्रीटी क्रिएटेड द यूरो, a single common currency, the treaty created the euro, a single common currency for the EU. The treaty created euro, a single common currency for the euro और डेनमार्क और स्वीडन ने इसको रेजिस्ट किया था। ठीक है, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। मास्टर ट्रीटी, नोन फॉर्मली एज द ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, which is an international agreement for the creation of EU, signed in 1991. The treaty created the euro, a single common currency for the EU. ठीक है, ये मैं बताया EU। तो ये आपका पूरा टॉपिक था जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर। अब इस पेज नंबर एक बार 53 पे आ जाइए। मैप है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर। पहले आपको पूरा मार्क करने के लिए आता था, आजकल कभी कभी जो है इनफैक्ट आपसे पूछ लेते हैं ओल्डर न्यू और मेंबर कौन कौन से। इनफैक्ट सैम्पल पेपर आया उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आप लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे 52 पेज पे, यूरोपियन यूनियन फ्लैग के बारे में दिया हुआ है। यूरोपियन यूनियन फ्लैग के बारे में दिया हुआ है, कितने स्टार्स हैं और ये क्या शो करते हैं। द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। इसका 12 स्टार एज द नंबर 12 इज द ट्रेडिशनली सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। ये 1 and 2 मार्कर का आपका फ्लैग, झंडा ऊंचा रहे यूरोप का। ये 52 52, ये मेरे घर का एड्रेस भी है वैसे। मिल गया? ओके, EU में से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। नए बच्चे स्पेशली। हाँ चैतन्य, आवाज़ नहीं आ रही चैतन्य तुम्हारी। सर, ये जो पेज नंबर 54 है, 50 राइट साइड पे 5th लाइन में जो लिखा है दैट दिस हैज enabled EU to influence some of the US policies such as the current US position on Iran's nuclear program. इसका बेसिकली ये JCPOA के अंडर आता था। However, पिछले साल ही JCPOA में से US ने साइन बैक ऑफ एन एग्जांपल लिखना है। तुम्हारी आवाज़ चली गई थी चैतन्य, क्या कह रहे थे? सुनाई नहीं दिया। JCPOA के बाद समझ नहीं आया। सर, वो जो JCPOA है, हाँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, अच्छा, ये इसके बेसिस पे ही जो यूएस है वो इन्फ्लुएंस या फिर उसकी जो पॉलिसी थी अकॉर्डिंग टू द ईरान न्यूक्लियर डील, उसके ऊपर या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का, वो इसी पे ही बेस्ड थी। जबकि पिछले साल 2019 में जो डेथ हुई थी कासिम सुलेमानी की, उसके बाद यूएसए ने और इवन ईरान ने इस डील में से दे हैव साइंड आउट, दे आर नो लॉन्गर इन पार्टनर्स इन दिस डील। ईरान या फिर जो न्यूक्लियर डील है, तो अभी भी एज एन एग्जांपल इसको लाइक वी कैन रेफर टू दिस एज एन एग्जांपल राइट नाउ। हाँ, मुझे इसका ये चैप्टर 4 में आई थिंक ये सब चीज़ें तो एडिशनल मटेरियल में तो खैर नहीं दिया है जो भी हुआ है, बट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी इनफैक्ट अभी लेटेस्ट में भी इसका आया था, इसी साल की बात है। तो ईरान चाहती थी कि हम न्यूक्लियर जो है ग्रुप बने, बट उसको भी रोका जा रहा था। रिसेंट की ही बात है, तो अमेरिका ही रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रही थी। तो मुझे तो सर खैर इतना ही याद है, बाकी वो क्या हुआ है क्या नहीं ये नहीं पता। तो इनफैक्ट ये हमारे सिलेबस में तो खैर इतना डिटेल्ड है ही नहीं, तो हमें बस इतना ही याद करना पड़ता है। तो आई थिंक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, नॉलेज के लिए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हाँ, सिलेबस में होगा तो ज़रूर कर लेंगे हम। या तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, किसी को कुछ और पूछना है? नहीं तो ओके। यार गौरांगी, इतना क्लियर है भाई? सर, हाँ जी कनिका। सिंस ब्रेक्सिट भी हो चुका है, तो व्हेन वी राइट अबाउट द टू मेंबर्स ऑफ ईयू विद परमानेंट सीट्स, तो उसमें ब्रिटेन मेंशन करना है। बुक के अकॉर्डिंग कनिका जो अभी हमारे पास सामने है, तो इसमें इन्होंने स्टिल जो नई बुक भी प्रिंट हुई है उसमें EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस ही लिखा हुआ है। तो आई थिंक इसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ओके हाँ जी, हाँ जी, ओके। गौरांगी, आपको क्लियर है इतना जो किया हमने? यस सर। ओके। पलक, आपने भी क्लास अटेंड नहीं करी थी मेरी ये वाली? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है जी। अब ये बड़ा सुंदर सा इजी सा पोर्शन है हमारा, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। आसियान आसियान आसियान
ठीक है जी। तो बेसिकली ये रीजन पहले से एग्जिस्ट करता था और हालांकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, ठीक है। तो इसके ऊपर बाद में ध्यान दिया लोगों का, तो इस पर इन्होंने कहानी थोड़ी सी प्यारी सी बता रखी है, डिटेल्ड है, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर होती है। तो कहते हैं टेक अ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, विच कंट्रीज वुड यू से फॉल इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म्स। तो यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली कैप्चरिंग एंड इन्वेजन चल ही रहा था और बोथ यूरोपियन एंड जापानीज ये करके बैठे थे। एट द एंड ऑफ द वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, इट कन्फ्रंटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग and economic backwardness and the pressure to align with one great power another during the Cold War। तो लोग वही बोल रहे थे नाटो के साथ हो जाओ, कई लोग बोल रहे हैं वॉर्सो के साथ हो जाओ, कई लोग बोल रहे हैं किसी के साथ हो जाओ। तो दिस वाज ऑब्वियसली अ रेसिपी फॉर कॉन्फ्लिक्ट विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड। Efforts at Asian and Third World unity, such as Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, were ineffective in establishing the Convention for Informal Cooperation and Interaction। In fact, जो Bandung Conference हुआ और जिसमें हम नाम के बारे में बात करते हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा जो है कोऑपरेशन और इंटरेक्शन के बारे में कोई बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। Hence, the Southeast Asian nation ऑल्टरनेटिव बाय स्टैब्लिशिंग द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको आसियान का नाम दिया गया। तो आपसे इनफैक्ट ये क्वेश्चन आता है आसियान कैसे फॉर्म हुआ, तो थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ से लिखनी पड़ती है कि यूरोपियन जो एंड ऑफ द वॉर हमने 55 पेज पे लिखा हुआ है, एंड ऑफ द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी, इसके ऊपर ध्यान नहीं था, एंड फाइनली जो आसियान बनता है। आसियान क्या है, इसका एक मैप आप देख रहे हैं, मैप इसका ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, मैं आपको रेफर करा देता हूँ। आसियान कब इस्टेब्लिश हुआ, ईयर याद रखना है, ये सब याद करने वाला है आपको, तो प्लीज़ ध्यान देना, 1-1 मार्कर है। आसियान इस्टेब्लिश हुआ 1967 में। 5 कंट्री थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज थी। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, तो जाके जो है आसियान फॉर्म हो गया था। ये सब 1-1 मार्कर है। ऑब्जेक्टिव आता है 2 मार्कर, क्या था ऑब्जेक्टिव आसियान का, तो इन्होंने यही बताया, प्राइमरली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सोशल प्रोग्रेस भी हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, ये भी बात करी गई। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये था कि पीस एंड स्टेबिलिटी हम लोग मेंटेन करके चले एज अ रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ठीक है, इसके ऊपर जो है पीस एंड स्टेबिलिटी हम लोग मेंटेन करके चले। ओवर द ईयर्स इन्होंने बोला ब्रूने, दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार एंड कंबोडिया जॉइन द आसियान टेकिंग इज स्ट्रेंथ टू द 10। तो इनफैक्ट ये कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे टूरिज्म बड़ा हिट है, तो आप देखोगे आप मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड बड़ा घूमने जाते हो, और इनफैक्ट ये वियतनाम वगैरह का भी है, तो ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे लोग घूमना फिरना भी, टूरिज्म भी है, और इनफैक्ट आसियान की कंट्रीज़ हैं ये, तो ये मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आराम से बैठ कर बातचीत करते हैं लोग। अनलाइक ईयू, तो इन्होंने बोला ईयू, आसियान जो है ईयू की तरह नहीं बनना चाहता था, जैसे ईयू सुपरा नेशनल इंस्टीट्यूशन था, आसियान ने अपना एक तरीका अपनाया, उसको नाम दिया गया आसियान वे। आसियान वे 2 मार्कर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर का क्वेश्चन। आसियान वे क्या है, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन जो कि इनफॉर्मल है, कन्फ्रंट नहीं करते हैं किसी को, कोऑपरेटिव है, और ये रिस्पेक्ट करता है नेशनल सोवरेनिटी, बिकॉज ये सारी कंट्रीज़ है एक्चुअली में जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, विच इज़ क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान, कि सारी कंट्री की अपनी डिग्निटी है, अपनी रिस्पेक्ट है, हम उसको पूरी तरीके से केटर करके चलेंगे। तो ये आसियान वे है, यानी इनका एक अपना तरीका है, ठीक है। फिर कहते हैं जैसे जैसे इकॉनमीज़ बढ़ रही हैं आसपास, आसियान ने अपना ऑब्जेक्टिव 2003 से जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉलिटिकली स्फीयर में इन्होंने बढ़ाया। कहते हैं 2003 में आसियान जो है ईयू के रास्ते पे चली, ठीक है, ईयू जिस रास्ते पे जा रही थी, आसियान ने अपनी एक सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई, आसियान ने अपनी इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, आसियान ने अपनी सोशियो कल्चरल कम्युनिटी बनाई, 3 कम्युनिटीज़ इन्होंने बता दी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन है छोटा सा, यहाँ से खैर कुछ आता नहीं है, बस याद रखना। तो सबसे पहले बात आती है आसियान के सिक्योरिटी कम्युनिटी की, ठीक है, पेज नंबर 57 पे 2 मार्कर का क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, क्योंकि आसियान के सिक्योरिटी कम्युनिटी इस कन्विक्शन के ऊपर बेस्ड थी कि अगर किसी का भी डिस्प्यूट होता है या कोई डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहा है टेरिटोरियल, तो ये आर्म कॉन्फ्रंट्रेशन में कन्वर्ट नहीं होएगा, बंदूकें आप नहीं उठाओगे। ये आसियान का था अपना मैकेनिज्म, क्योंकि हो सकता है कंट्री का डिस्प्यूट। 2003 तक आसियान ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स कर लिए थे अपने मेंबर स्टेट्स के साथ, ताकि पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स मेंटेन करके चले, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, 2 मार्कर का क्वेश्चन है, इतना ही आता है। फिर आता है आसियान रीजनल फोरम, ये भी 2 मार्कर है, 1 मार्कर है। ARF कब स्टैब्लिश हुआ, 1994 में हुआ।
विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज और कोऑर्डिनेशन को सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये आसियान की सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करता है, उसको फैलाने में मदद करता है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब नीचे बात आती है, आसियान वॉज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली इकोनॉमिक एसोसिएशन, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्कर का कि कैसे आसियान जो है आज भी इकोनॉमिक एसोसिएशन है। तो उन्होंने बोला आसियान जो है का जो रीजन है इट इज़ एज अ होल इज़ अ मच स्मॉलर इकॉनमी अगर कंपेयर करते हैं यूएस, EU एंड जापान से, बट इसकी इकॉनमी बहुत बड़े रेट पे आगे बढ़ रही है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करते हैं आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी की, जिससे पहले इन्होंने ये भी बताया इसका इन्फ्लुएंस आपको बाहर भी देखने को मिलता है। आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी ये है कि कॉमन मार्केट बने, प्रोडक्शन बेस बने विद इन आसियान स्टेट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इन लोगों की। तो इन्होंने अपना बेड़ा खुद ही लगा रखा है। ठीक है, अपना बेड़ा खुद ही उठा रखा है कि सारे लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करके काम करें। इकोनॉमिक कम्युनिटी ये भी देखना चाहती है, वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट। आसियान इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ आइए, आप इन्वेस्ट करिए, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेबर के लिए, सर्विसेज के लिए। एंड यूएस एंड चाइना ने ऑलरेडी सबसे पहले FTO को नेगोशिएट करते हुए सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा लिया आसियान के साथ कि हमारे ठीक है, हमारा डोमिनेंस आपको दिखना चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया आसियान का। तो ये 4 मार्कर का जब आता है तो इस तरीके से बोला जाता है। फिर आंसर इसका इतना ही है। फिर बोलते हैं आसियान जो है एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमें पता है। इसका विजन 2020, विजन 2020 1 मार्कर 2 मार्कर है। विजन 2020 2020 में कोरोना हो गया, कोई विजन ख़राब हो गया सारे का सारा हमारा इस बार। ठीक है, और इनफैक्ट आसियान का भी विजन ख़राब ही हो गया होगा बेचारों का। तो विजन 2020 था, ये क्या कहते थे, डिफाइंड एंड आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये चाहते थे कि थोड़ा सा बाहर निकल कर इंटरनेशनल कम्युनिटी में आसियान अपना स्टैंड ले। ये आसियान की एग्जिस्टिंग जो आसियान की पॉलिसी है, ये क्या कहता है, टू एनकरेज नेगोशिएशन ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। तो ने ये भी बात बताई विजन 2020 ये भी था कि हम नेगोशिएशन के ऊपर फोकस करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बंदूक शंदूक नहीं उठाएं। 10 आसियान ने मीडिएट किया था कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट में, ईस्ट तिमोर के क्राइसिस में, एंड एनुअली ये ईस्ट एशियन कॉर्पोरेशन के लिए मिल भी रहे होते हैं, बैठ के बातचीत भी करते हैं ताकि कोई लड़ाई झगड़ा आगे ना बढ़े। ठीक है, ये है आसियान का विजन 2020। इतना सही है, 1 और 2 मार्कर ये आता है। फिर कहते हैं करंट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आसियान की वो एक बहुत इकोनॉमिक रेलेवेंस उसका बहुत ज़्यादा है एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू द ग्रोइंग एशियन इकॉनमीज सच एज इंडिया एंड चाइना, जो कि इसको एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बताता है। सब लोग चाहते हैं कि हम इसके साथ बैठे उठे काम धंधा करें। एंड कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने कभी भी आसियान के ऊपर कभी भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। इसने जो है आसियान के 3 मेंबर्स के साथ साइन अप किया है, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। आसिया इंडिया का FTA भी है जो कि 2010 से जो एग्जिस्ट करता है, फ्री ट्रेड एरिया। तो ये आप 1 मार्कर है, आपको याद रखना है किसके साथ साइन किया गया है, किसके साथ FTA है। और आसियान का स्ट्रेंथ जो है ये लाई करता है इन इट्स पॉलिसी ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट्स, विद डायलॉग पार्टनर्स एंड विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यही है कि इनका आपस में जो है इनके लोग हैं, इंटरेक्शन है, मेंबर स्टेट है और डायलॉग पार्टनर जो भी है जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनका। सो इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने बातचीत ये लोग कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न अपने सामने रख सकते हैं। तो इनफैक्ट जैसे अभी आसियान की ब्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा था, नैम का भी, तो कुछ ना कुछ कंट्रीज़ का रोल आ ही जाता है। तो ये सारे कॉमन एजेंडा को लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं। ठीक है, और इसके नीचे आप देखोगे पिक्चर दी हुई है, लेटेस्ट मीटिंग कब हुई है, 2018 में हुई थी आसियान की, न्यू दिल्ली में हुई थी 25 जनवरी 2018 को। तो वो इन्होंने यहाँ बताया। ठीक है, तो ये पूरा एक तो ये आसियान के बारे में था। इससे पहले आप आ जाइए पेज नंबर 56 पे, तो आप देखेंगे आसियान का फ्लैग दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये आप मार्क कर लेना, 1 और 2 मार्कर है। आसियान का फ्लैग क्या शो कर रहा है, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी है, रिप्रेजेंट द 10th साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। वही जो इन्होंने मेंशन किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ब्रूनेई, दारुस्सलाम, लाओपीडिया, कंबोडिया, म्यांमार एंड वियतनाम। और साथ के साथ उन्होंने बोला कि ये क्या शो करता है, दे आर टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। ठीक है, तो दोस्तों के साथ मिलकर ये पार्टी करते हैं और यूनाइटेड रहते हैं। एंड सर्कल जो है सिम्बलाइज करता है द यूनिटी ऑफ एशिया। ठीक है, तो सर्कल क्या बोलता है, हम यूनाइटेड हैं, हम कहीं आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।
इसके बाद बात आती है आपकी ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में। सॉरी 57 पेज पे आपको एक कार्टून दिया हुआ है और मनमोहन सिंह जी खड़े हैं यहाँ पे आग लगा के। तो ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में बताया, वी विल हैव टू गेट यूज टू इट। ये बोर्ड्स में ऑलरेडी आया हुआ है, 5 मार्कर है, आसियान फ्लैग 1 and 2 मार्कर है। तो इसमें इन्होंने बताया इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस द अर्ली 1980s and the Act East policy since 2014 have led to greater economic interaction with the East Asian nations such as ASEAN, China, Japan and South Korea. लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? इंडिया से बैठकर आप ईस्ट में देख रहे हो, तो इट वॉज जस्ट नॉट लुकिंग ओनली, उसके ऊपर एक्टिंग भी करनी थी इन लोगों को। तो इसलिए बोलते हैं कि इससे मेजर इंट्रैक्शन इनका बढ़ा है आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ। तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये आपका सारा जो है आसियान के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आसियान कब बना, ये सारा डिटेल्ड है। मैप भी आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैप तो इसका आया नहीं है, बट आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज़ है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कभी मैप कवर नहीं हुआ इतना ज़्यादा। ओके जी, ओके। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, हाँ ये नहीं, बोर्ड्स में तो खैर नहीं आया हुआ, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि यहाँ यहाँ कंट्रीज़ है, क्योंकि ना बड़ी कंट्रीज़ आ जाती है, बहुत छोटी कंट्रीज़ है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए देते नहीं है। ये वाला न्यूअर ओल्डर मेंबर तो इम्पोर्टेंट है, हाँ ये आया हुआ है ऑलरेडी। कभी कभी आइडेंटिफाई, अभी जैसे कनिका के स्कूल में पेपर हुआ था, तो कनिका के स्कूल में सेम मैप आया हुआ था ये वाला। अब उसमें ओल्डर और न्यूअर मेंबर्स मार्क करने थे अकॉर्डिंगली, पर उसमें मार्क इन द सेंस मार्क थे ऑलरेडी, आइडेंटिफाई करने थे आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो सैम्पल पेपर आया ना, इनफैक्ट इसमें ओल्डर न्यूअर मेंबर पूछा हुआ है आपसे, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, जो मैंने देखा था। आइडेंटिफाई, लेबलिंग नहीं आती है, पॉल साइन नहीं यूरोपियन यूनियन। हाँ जी इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड्स में आया हुआ है ऑलरेडी, बोर्ड्स में आया। हाँ जी, आसियान के बारे में किसी को कुछ पूछना है? एनीवन कुछ? नो सर, ओहो क्या बात है। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, तो आई थिंक हम आज इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि चाइना थोड़ा सा बड़ा है, वो मैं उसको इसी फ्लो में कराऊंगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरी एक्चुअली दूसरी क्लास भी है। तो आप इतना पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है जी। ओके, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि इसकी वीडियो अपलोडेड नहीं थी। सो थैंक यू वेरी मच। कनिका, दीपिका, पलक, गौरांगी, चैतन्य, मुस्कान, गुनगुन, आराध्या एंड डेलिसा, विनीत एंड तुलिका। एंड थैंक यू टू मी एज वेल, जिसने क्लास ली। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय।